गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, भगवती टीटी कॉलेज। आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्वागत है। तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, समावेशी शिक्षा विद्यालय का सृजन, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है बच्चों? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। इसका मतलब है बच्चों राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। अब हम आज आपको इसके बारे में समझाएंगे। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इसका हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। तो इसमें नेशनल ट्रस्ट एक्ट, तो बच्चों इस अधिनियम का निर्माण सन 1999 में विविध प्रकार की विकलांगताओं को लेकर किया गया था, कि जिसमें कि हमारी लकवा है, जिसमें लकवा है, स्वलीनता है, जो विविध प्रकार की विकलांगताएं हैं, कि जिसमें लकवा है और स्वलीनता है, मंदता है, मानसिक मंदता आदि विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया था। फिर धीरे धीरे इसमें सभी प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित करके इसको एक व्यापक रूप प्रदान किया गया था। जो ये हमारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, तो इसमें विविध प्रकार की विकलांगताओं को लेकर किया गया था। इस न्यास का इसका अधिनियम की शुरुआत विविध प्रकार की विकलांगताओं को लेकर किया गया था, और फिर इसको सभी प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित करके इस अधिनियम को एक व्यापक रूप प्रदान किया गया था। तो बच्चों इस अधिनियम में क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत एक न्यास का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक न्यास का निर्माण किया गया, जो कि विकलांग व्यक्तियों के हित की सुरक्षा करता था, कि जिसमें विकलांग व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। तो उनके हित की सुरक्षा करता था। इस न्यास का गठन पूर्णतः संवैधानिक है, तथा इस न्यास के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों एवं नियमों का भी निर्माण संभव है। इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, जिसके संरक्षण में सभी लोग कार्य करेंगे, कि जो हमारा इस अधिनियम में जो चेयरमैन चुना गया है, उसी के संरक्षण में सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे सही रूप से। और उसके बाद इसमें पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 को आधार मानकर विकलांगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी सभी प्रकार की जो विकलांग व्यक्ति हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इसमें क्या है बच्चों, इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? द नेशनल ट्रस्ट। मैं आपको बता रही हूँ इसका नाम क्या पड़ा। द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन्स, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट for persons with autism, है ना? द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन, and multiple disabilities, ठीक है। द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। फिर ये इसका जो है नाम पड़ा, क्या पड़ा इसका नाम? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का फुल नेम क्या पड़ा?
कि द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी और मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। ये जो है हमारा इसका नाम पड़ा। इसको लघु रूप में क्या कहा गया, इसको लघु रूप में कहा गया नेशनल ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये हो गया इसका 1999, यानी ये इसका बच्चों लघु रूप है, यानी लघु रूप में इसको हम कहते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको ये बताया है कि द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन विद ऑटिज्म, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि ऑटिज्म क्या है, सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, मेंटल रिटार्डेशन क्या है एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको नोट करते जाइए। तो इसको लघु रूप में हमने कहा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। अब बच्चों बात हमारी आती है कि ये ऑटिज्म क्या है। पहला आता है हमारा ये ऑटिज्म, तो बच्चों ये है हमारा पहला ऑटिज्म। ऑटिज्म को क्या कहते हैं बच्चों, स्वलीनता, स्वलीनता। ऑटिज्म को क्या कहते हैं, स्वलीनता। अब ये स्वलीनता क्या है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। तो ये ऑटिज्म जो होती है वो होती है हमारी स्वलीनता। स्वलीनता में ऑटिज्म में 3 चीजों में परेशानी होती है, यानी जो बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को जो बीमारी होती है ऑटिज्म में, इसमें ऑटिज्म में क्या है, बच्चों को इसमें 3 प्रकार की परेशानी होती है कि बच्चा क्या है, हकलाता है, तुतलाता है, स्पष्ट बोल नहीं पाता है ना। तो हकलाना है, तुतलाना है, स्पष्ट बोल नहीं पाना है, और ये अपनी बात को, दूसरों की बात को ना समझ पाता है, ना अपनी बात को किसी को समझा पाता है। यानी जब बच्चा पढ़ के स्कूल से या विद्यालय से पढ़ के घर पे आता है तो अपनी मम्मी से भी बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है एक ही बात के लिए। तो इसको हम कहते हैं ऑटिज्म। कि इसको कौन सी बीमारी है, इसको ऑटिज्म में, यानी जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग, क्या कहते हैं इसको, कम्युनिकेटिंग होता है कि जिसको हर बात को बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। तो इस कारण क्या है, बच्चा ना किसी से दोस्ती कर पाता है और ना उसके दोस्त बन पाते हैं, क्योंकि दोस्त भी उसका मजाक बनाते हैं। जब बच्चा एक ही बात को बार बार रिपीट करता है तो दोस्त भी क्या है, उसका मजाक बनाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग, यानी किसी बात को बार बार रिपीट करना, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इसके अंतर्गत, ऑटिज्म के अंतर्गत, यानी एक ही बात को बार बार कहना कि सुनने वाला भी परेशान हो जाए। जब एक बात को बच्चा बार बार दोहराता है, उसका रिपीट करता है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारा आता है पहला ऑटिज्म। दूसरा हमारा आता है बच्चों सेरेब्रल पॉलिसी। अब ये क्या है, ये आप देखिए, पहले आप इसको ध्यान से लिखते जाइए। सेरेब्रल पॉलिसी, ये क्या होता है बच्चे, सेरेब्रल पॉलिसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मस्तिष्क पक्षाघात। क्या कहते हैं इसको, मस्तिष्क पक्षाघात। ये आप नोट करते जाइए अगर चाहें तो। यानी दिमाग पर चोट लगना, दिमाग पर चोट लगना, यानी मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो किसी प्रकार या तो ये चोट लग जाती है, यानी तो पॉलिसी का होता है शारीरिक कमजोरी या क्षमता से भी होता है। तो ये बीमारी कैसे हो जाती है, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण, या फिर ये जन्म से ही होती है, या ये जन्म से ही होती है, या फिर ये मस्तिष्क में चोट लग जाने के कारण। यदि बच्चा छोटा है, यदि छत पे से गिर पड़ा नीचे, तो उसके क्या है, मस्तिष्क में चोट लग गई, कुछ अंदरूनी चोट होती है, तो उससे क्या है, उसके ऊपर ये बीमारी हो जाती है मस्तिष्क पक्षाघात, जिसमें बच्चा ठीक से काम नहीं कर पाता है। जब मस्तिष्क ही उसका बेकार हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो चोट लगने से या जन्म से भी होता है, यानी उसकी मांसपेशियों का कमजोर करना। तो वो क्या है, जब वो उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा तो उसकी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाएंगी। जब वो किसी चीज़ को उठाएगा, उठाने की कोशिश करेगा, तो उसके हाथ पैर कब आएंगे, है ना, लड़खड़ाएगा, वो चलने में भी लड़खड़ाता है, क्योंकि उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इससे क्या है, उसका पूरा शरीर बेकार ही होता चला जाता है धीरे धीरे। तो उसके मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, तो वो किसी वस्तु को ठीक से पकड़ नहीं पाता। ये बच्चों में विकलांगता का मुख्य कारण है। इसे बच्चों 3 से 6 वर्ष की उम्र में ही पहचाना जा सकता है, तभी हमें पता चलता है कि इसको कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं है, मस्तिष्क पक्षाघात वाली। तो 3 से
6 वर्ष के बीच में ही इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। जैसे ठीक से चल नहीं पाना, वस्तुओं को ठीक से पकड़ नहीं पाना, लड़खड़ाना, यानी लड़खड़ा के चल रहा है, तो ये इसकी ये होती है पहचान। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है बच्चों मेंटल रिटार्डेशन। तीसरा आता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन इसको क्या कहते हैं बच्चों हम? मानसिक मंदता। इसको कहते हैं हम मानसिक मंदता। या मंद बुद्धि, मानसिक मंदता या मंद बुद्धि, जिसका यानी IQ लेवल बहुत कम होता है, यानी 40 से भी कम होता है। मानसिक मंदता या मंद बुद्धि, इसको कहते हैं हम मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या है, बच्चे का IQ लेवल सामान्य बच्चे से कम होता है। इसमें बच्चे का IQ लेवल सामान्य बच्चे से कम होता है। जैसे कि बुद्धि लब्धि जो होती है, तो जैसे एक सामान्य बच्चे की या बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि के बच्चे होते हैं तो उनकी IQ लेवल बहुत तेज होता है, यानी ये बुद्धि 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर होता है। और इसमें क्या है, मेंटल रिटार्डेशन में बच्चों उसका क्या है, 40 से भी कम होता है, उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 40 से भी कम होती है। तो इस प्रकार के बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, तो वह बच्चा मंदबुद्धि कहलाता है। ये भी एक सामान्य समस्या है, यानी इसमें स्मरण क्षमता का भी अभाव होता है। इस बीमारी में मेंटल रिटार्डेशन में जो मानसिक मंद बच्चा है या मंद बुद्धि है, तो उसको क्या बार बार समझाते हैं, उसको एक ही बात को बार बार समझाना, उसके बाद भी वो बच्चा भूल जाता है, क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति का अभाव होता है। तो वो बच्चा बार बार उस बात को भी भूल जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को बच्चा बार बार भूल जाता है। अब हमारा अगला आता है बच्चों मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये आता है हमारा अगला मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसको हम कहते हैं एकाधिक विकलांगता। एकाधिक विकलांगता या बहुविकलांगता। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जिस बालक में बहुत प्रकार की विकलांगता होती है, यानी कई प्रकार की, जैसे किसी का हाथ भी खराब है, किसी का पैर भी खराब है, यानी पैर से भी लड़खड़ा के चल रहा है, हाथ भी उसका काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या एक अधिक यानी एक से अधिक विकलांगता हो गई उसकी। और यह बहुविकलांगता यानी बहुत सारी विकलांगता है। या बहुविकलांगता, तो ये आता है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज में कि ये दो या दो से अधिक विकलांगता का मिला जुला रूप है। इसमें एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की विकलांगताएं पाई जाती है, जिसमें बच्चा असमर्थ हो जाता है। तो कई प्रकार की जब विकलांगता होती है, इसमें बच्चा अपने आप ही असमर्थ हो जाता है कि वो अपना काम खुद कर नहीं सकता, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक से अधिक विकलांगता है। इसलिए अब ये हमारा हो गया बच्चों, हमने आपको ये समझा दिया द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये तो हमने इसके बारे में आपको समझा ही दिया। ये चार जो बीमारियां हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसके बारे में तो मैंने आपको बताई। अब हम आपको इसके बारे में आगे उद्देश्य बताते हैं कि उद्देश्य क्या है, यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के उद्देश्य। अब उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करिए आप कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के उद्देश्य। राष्ट्रीय न्यास आप इसको नोट करते जाइएगा, अधिनियम के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य देखिए बच्चों, उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस न्यास का मूल उद्देश्य क्या है, इस तरह के विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। कि जो इस प्रकार के जो विकलांग व्यक्ति हैं, इनका मेन उद्देश्य यही है कि इस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रह सके और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, अपना काम वो स्वयं कर सके। तो
इसमें क्या है, वे स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। इस न्यास में एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं। इन जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा कि इसमें एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं, जो जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे इस क्षेत्र में पूर्ण अनुभव होता है। जो मतलब इस क्षेत्र के बारे में उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है, वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आप बच्चों आगे आप देखिए कि इसके मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य मैं आपको आगे बता रही हूँ। पहला है हमारा इसमें आत्मनिर्भर बनाना। इसके उद्देश्य है, पहला है हमारा आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाना पहला है इसमें हमारा आत्मनिर्भर बनाना, कि इस तरह के बच्चों के लिए आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। ठीक है ना, इस तरह के बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है। जो हमारे ये बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों को ठीक प्रकार से इन लोगों की ध्यान रखा जाए, और जिससे ये बच्चे जो हैं वो अपना काम ठीक से कर सके, स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे बिना किसी की सहायता से अपना कार्य स्वयं कर सके, और जो बिना किसी की सहायता से अपने दैनिक कार्य को संपन्न कर सके, जो उनके दैनिक कार्य जिससे उनकी स्थिति खराब ना हो और तथा किसी भी प्रकार की दयनीय स्थिति में ना रहे। तो ये हमारा आता है पहला पॉइंट, आत्मनिर्भर बनाना, ये इसके उद्देश्य है। दूसरा है हमारा सामाजिक गतिविधियों में, दूसरा है हमारा सामाजिक गतिविधियों में सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता प्रस्तुत करना। सामाजिक गतिविधियों में से अपनी सहभागिता प्रस्तुत करना। क्योंकि वे ये लोग जिससे समाज में जुड़ सके, समाज में रह सके। इस अधिनियम के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को, यानी विकलांग व्यक्ति जो इस समाज में रह रहे हैं, जो इस समाज में रहते हैं, उनको उनके समीप लाना है, कि उनको समाज में उनके समीप कैसे लाया जाए। उनको समाज के समीप लाने के लिए जिससे वो समाज से अलग ना हो सके, जिससे सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करके आत्मगौरवान्वित हो सके तथा समाज से अलग ना हो और अपना कार्य ठीक से कर सके, और जिससे वो सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता को भी प्रस्तुत कर सके। ये हमारा है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा है बच्चों सशक्त बनाना। नंबर 3 है सशक्त बनाना। कि इनको सशक्त कैसे बनाया जाए, जिससे ये किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहे। तो बच्चों इसमें क्या है, इस अधिनियम के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके प्रति अन्याय ना कर सके और उनको अनुपयोगी ना समझे, उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे। उनके परिवार वाला उनको अनुपयोगी ना समझे कि ये तो बिल्कुल बेकार है, तो बुरा व्यवहार ना करे। इसलिए उन लोगों को जो है सशक्त बनाना है। मैं विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे उनके परिवार वाले उनके साथ बुरा व्यवहार ना कर सके, कोई अन्याय ना कर सके। इसके अंतर्गत सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विकलांगों का सहयोग किया जाना एवं परिवारों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना भी सम्मिलित है। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा नंबर 3। नंबर 4 आता है संगठनों का विस्तार करना। ये आप पॉइंट नोट करते जाइएगा, जो मैंने आपको बताए थे इसके उद्देश्य है ये आप नोट करते जाइएगा था। संगठनों का विस्तार करना, कि संगठनों का विस्तार किया जाए। इसमें संगठनों का विस्तार करना, कि इसमें क्या है बच्चों, इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे संगठनों का विस्तार किया जाता है जो कि विकलांग व्यक्तियों के परिवार की संकट में सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब विकलांग व्यक्तियों पर कोई संकट आ जाता है तो उनके इसलिए संगठनों का विस्तार किया जाता है कि विकलांग व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उनका साथ देना,
तो संकट में उनकी सहायता करने के तत्पर रहते हैं। इस प्रकार वे विकलांग को ही सहायता करते हैं क्योंकि वे उनके परिवार का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हमारा हो गया संगठनों का विस्तार करना। नंबर 5 आता है विकलांग बालक बालिकाओं की सहायता करना। विकलांग बालक बालिकाओं की विकलांग बालक बालिकाओं की विकलांग बालक बालिकाओं की सहायता करना। विकलांग बालक बालिकाओं की सहायता करना कि विकलांग बालक बालिकाओं की कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो अपने विकलांग सदस्य की सहायता करने की स्थिति में नहीं होते, या फिर वो सहायता करना चाहते ही नहीं है कि हमें इनकी सहायता नहीं करती है, या तो विकलांग बालक बालिकाओं की सहायता करते नहीं है, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती किसी भी कारण से, तो वो उनकी सहायता करना नहीं चाहते। तो इस स्थिति में इस अधिनियम के माध्यम से उन बालक बालिकाओं की सहायता की जाती है जिससे वे सक्षम बन सके। ठीक है ना। अब आता है हमारा नंबर 6 नवीन उपायों की खोज करना। नवीन उपायों की खोज करना। नवीन उपायों की खोज करना यानी नए नए इनकी नवीन उपायों की खोज करना कि इस अधिनियम के माध्यम से उन उपायों की खोज की जाती है जो कि विशेष परिस्थितियों में विकलांगों की सहायता करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी विकलांग व्यक्ति के किसी विकलांग की अनेक विकलांगों के माता पिता एवं संरक्षकों की मृत्यु हो जाती है। किसी कारणवश विकलांगों के संरक्षकों की या माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए क्या इस तरह के सदस्यों की नियुक्ति करना, इस तरह के संरक्षकों की नियुक्ति करना जो उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके, जो उनका पूरा हित से काम कर सके कि और उनको तब इस अधिनियम द्वारा उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के माध्यम से अनाथ बालक बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो कि विकलांग हैं उनके लिए संरक्षकों की नियुक्ति की जाती है और उन व्यक्तियों को खोजा जाता है कि जो कि इस कार्य करने को अच्छी तरह से तत्पर होते हैं, जो इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों की खोज की जाती है। तो उसमें जो बताया है कि नवीन उपायों की खोज करना, तो ऐसे व्यक्तियों की खोज की जाती है जो इस कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तथा सक्षम होते हैं। इस प्रकार जो विकलांग व्यक्ति हैं असहाय हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है कि यदि उनके माता पिता या उनका संरक्षण जो उनका देखभाल कर रहा है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस अधिनियम में इस प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाता है उनके लिए कि जो उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई दुख का अनुभव न हो सके। अब अगला पॉइंट आता है हमारा शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। यह आता है हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। इस अधिनियम के अनुसार बालक बालिकाओं को शिक्षा एवं विकास के वे सभी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि सामान्य छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। इस तरह के ही इनको अवसर प्रदान किए जाते हैं जो कि सामान्य छात्रों को ही कराए जाते हैं, जिससे उनको अपनी विकलांगता का अनुभव बाधा के रूप में नहीं होता, जिससे वो अपना किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं कर सकते। तो हमारा अगला आता है सामाजिक नंबर 8 सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता प्रदान करना। सहभागिता प्रदान करना, जो समाज की गतिविधियाँ, जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें उनकी सहभागिता प्रदान करना विकलांग व्यक्तियों की। ठीक है ना। तो जो पूरी तरह से विकलांग है, जो विकलांग व्यक्ति हैं, तो इस अधिनियम के अनुसार
विकलांग छात्र छात्राओं को कक्षा कक्ष एवं विद्यालय व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, जिससे वो सामान्य व्यक्तियों की भांति ही अपने आप को समझते हैं और अपने अंदर किसी प्रकार की भावना को नहीं लेके आते हैं। तो इसलिए इनका जो है सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी सहभागिता जरूरी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार तो बच्चों आज का हमारा वीडियो अभी यहीं खत्म होता है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या है। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।